आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के पहले ई कॉमर्स स्टार्टअप के बारे में जिसने करोड़ों रुपए रेस किए, जो कि मार्केट में फर्स्ट मूवर था, पर फिर भी अपनी कुछ गलतियों की वजह से फेल हो गया। क्या था ये स्टार्टअप और क्या गलतियां इन्होंने की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। के व्यतिकरण और उनके 5 दोस्त हरि मेनन, विपुल पारेख, संदीप ठाकरन, रमेश और सुधाकर, इन पांचों ने मिलकर एक दिन सोचा कि इंडिया में अगर किसी को कुछ भी खरीदना है, चाहे वो घर का किराना हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, उसके लिए उन्हें मार्केट में जाना पड़ता है, भीड़ भाड़ में लगना पड़ता है, धक्का मुक्की करते हुए दुकानदारों से फालतू की चिकड़ करनी पड़ती है, नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, और ये कितना ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करने वाला काम है। और जिंदगी कितनी ज्यादा आसान हो अगर घर बैठे बैठे अपना मनपसंद सामान हम ऑर्डर कर सकें और वो ऑर्डर आपके घर के दरवाजे तक आ जाए। और इसी आइडिया को इन्होंने एग्जीक्यूट करते हुए अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करा 1999 में, और एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट का नाम रखा febmart.com। फेबमार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, मतलब एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट जिसके ऊपर जाके लोग अपना कुछ भी मनपसंद सामान खरीद सकते हैं, जैसे कपड़े, घड़ियां, सीडीज, किताबें, ग्रोसरीज, कुछ भी, और ये सामान उनके घर तक डिलीवर होकर आता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के टाइम पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट काम करते हैं। लोगों को बहुत पसंद आ रहा था इनका आइडिया। एक तो ये आइडिया इंडिया में नया, अमेजोन तो इंडिया में आया नहीं था और इंडियन मार्केट में इस आइडिया के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था। लोगों को बहुत मजा आ रहा था कि घर बैठे बैठे कुछ भी ऑर्डर करो और उनका सामान घर के दरवाजे तक डिलीवर भी होकर आ जाएगा, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से इनका स्टार्टअप बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। इनकी गुडविल बढ़ती जा रही थी, कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा था, सेल्स बढ़ रही थी, प्रॉफिट बढ़ रही थी, और देखते ही देखते ये एक जाना माना नाम इंडिया के अंदर कमा चुके थे। अब इनका स्टार्टअप चलने लगा था, पैसा ये कमा रहे थे, तभी इनके पास एकदम से एक अपॉर्चुनिटी है, एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम था indiaplaza.com, उसको खरीदने का। वो सेम फील्ड के अंदर काम कर रहा था। इन्होंने सोचा क्यों ना उसको खरीद लें और अच्छे से एक्सपेंड करें, इसलिए indiaplaza.com को खरीद के इन्होंने अपने फेबमार्ट को एक नए तरीके से लॉन्च किया और अपना नाम बदल के रख दिया indiaplaza.in, जिसके अंदर इन्होंने और ज्यादा अपनी कैटेगरीज बढ़ा ली थी, और ज्यादा चीजें अपने वेबसाइट के ऊपर ये लोग बेचने लगे थे। इंडिया प्लाजा एक जाना माना नाम तो बन ही चुका था इंडियन मार्केट में। किसी को अगर कुछ भी खरीदना है तो वो सिर्फ इंडिया प्लाजा से ही खरीदता था। अब इन्हें और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए, और ज्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए जरूरत थी फंडिंग की। इन्होंने टोटल 2 राउंड में कलारी कैपिटल्स और इंडो यूएस वेंचर पार्टनर्स के साथ मिलकर $9 मिलियन रेस किए थे। इतनी फंडिंग आने के बाद इन्होंने बहुत तेजी से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। इनके पहले जहां 30 एम्प्लॉइज ही थे, 150 एम्प्लॉइज और हायर कर लिए, अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने लगे थे, प्रमोशन में भी थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया प्लाजा अब देखते ही देखते पूरे इंडिया के अंदर अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। इंडिया प्लाजा 2011 तक एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इन्हीं के पास था, क्योंकि कंपेटिटर्स तो थे नहीं, तो कस्टमर्स के पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। कस्टमर बेस इसलिए इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हर कस्टमर इनसे ही बार बार आके सामान खरीदते थे। सेल्स इनकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, प्रॉफिटेबल बन चुकी थी कंपनी। 2011 में आपको पता दोस्तों इनका ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू कितना था, जिसको हम सरल भाषा में सेल्स भी कहते हैं, 14 करोड़ का। प्रॉफिट उसमें से 3.8 करोड़ का, और लॉस सिर्फ 11 लाख का। जब प्रॉफिट इतना ज्यादा होगा, लॉस इतना कम होगा, तो कंपनी जाहिर सी बात है बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। अब उस टाइम पे कोई ऑनलाइन कंपटीशन तो इनका था नहीं, तो इन्हें सबसे बड़ा थ्रेट लगते थे ऑफलाइन रिटेलर्स, जैसे शॉपर क्लूज वगैरह है ना दोस्तों आज के टाइम पे, वो इन्हें सबसे बड़े कंपेटिटर लगते थे कि इन लोगों के पास सबसे ज्यादा सामान होता है, लोग इनके पास ही जाते हैं बार बार, और इनसे कस्टमर्स वापस लेके हमें ऑनलाइन लाना है, उन कस्टमर्स को ऑनलाइन लेकर आना है, ताकि वो कस्टमर्स जो ऑफलाइन सामान खरीदते हैं वो भी सिर्फ ऑनलाइन खरीदे, क्योंकि इन्हें यही लग रहा था कि ऑनलाइन कंपेटिटर शायद आएंगे ही नहीं। ऑनलाइन कंपेटिटर्स इंडिया में है ही नहीं, सिर्फ हम ही राजा हैं ई कॉमर्स मार्केट के, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये ऑफलाइन कस्टमर्स जो हैं इनको भी हम ले आएंगे, तो हम लोग मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे इंडियन मार्केट के अंदर और हम सबसे बड़े बन जाएंगे, जिसकी वजह से इन्होंने आने वाले थ्रेट्स को देखा ही नहीं। फिर आया 2012। इंडिया प्लाजा की सारी फंडिंग 2012 तक खत्म हो चुकी थी, अब इन्हें चाहिए थी और ज्यादा फंडिंग, लेकिन तभी के तभी मार्केट के अंदर एंट्री ली स्नैपडील और फ्लिपकार्ट ने,
ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके इंटरनेशनल और इंडियन सबसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर फंड रेज करके मार्केट के अंदर आए थे, जिसकी वजह से इनके पास पैसा बहुत सारा था। इंडिया प्लाजा का जहां फंड खत्म हो चुका था, इन दोनों के पास बहुत सारा फंड बचा हुआ था, जिसकी वजह से अब ये लोग कस्टमर्स एक्वायर कर रहे थे। जो कस्टमर्स इंडिया प्लाजा के थे, वो कस्टमर्स अब स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के पास जा रहे थे, क्योंकि वो दोनों कंपनीज दे रही थी ज्यादा अच्छे ऑफर्स, ज्यादा अच्छे डिस्काउंट्स, एडवर्टीजमेंट बहुत तेजी से कर रहे थे, प्रमोशनल एक्टिविटीज इनकी बहुत तेजी से हो रही थी, कैटेगरीज इंडिया प्लाजा से भी ज्यादा थी इन दोनों कंपनीज की, जिसकी वजह से अब ये कंपनीज इंडिया प्लाजा से आगे निकलती जा रही थी। इंडिया प्लाजा का जहां 2011 में सिर्फ 11 लाख का लॉस था, आपको पता है दोस्तों 2012 में कितना बढ़ गया था, 9.5 करोड़ का। जब कंपनी इतनी ज्यादा लॉस में जाती जा रही थी, इनकी सेल्स पता है कितनी कम हो गई थी दोस्तों, 35% तक। तभी से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। और वहीं फ्लिपकार्ट और स्नैपडील कस्टमर से एक्वायर कर करके मार्केट कैप्चर करके आगे निकलते जा रहे थे। और वहीं अब इंडिया प्लाजा स्ट्रगलिंग फेज पर आ चुका था। 1 साल स्ट्रगल करने के बाद इंडिया प्लाजा पहुंचा 2013 में, और वहीं 2013 में एंट्री हो गई इंडिया के अंदर अमेजोन की। अमेजोन जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर था, ना उससे ज्यादा पैसे किसी के पास, ना उससे ज्यादा कस्टमर बेस किसी के पास, ना उससे अच्छी टेक्नोलॉजी किसी के पास। भला उससे इंडिया प्लाजा कैसे ही टकरा पाता, जिसके पास बिल्कुल ही फंडिंग नहीं है। अमेजोन के आने के बाद जहां कुछ टाइम बाद स्नैपडील भी फेल हो गया था, इंडिया प्लाजा क्या ही बचता, जिसकी वजह से अब 2013 में फाउंडर्स ने सोचा इंडिया प्लाजा को बंद कर देने का। कंपनी शटडाउन कर दी, सारे एम्प्लॉइज जॉब छोड़ के चले गए, सप्लायर्स के पास बहुत ज्यादा उधार बाकी था जो कंपनी दे ही नहीं पाई, और आखिरकार 2013 में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। बहुत सारी गलतियां अपनी जर्नी में इंडिया प्लाजा ने की, क्योंकि इंडिया प्लाजा के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था दोस्तों इंडियन मार्केट में। अगर वो चाहते तो अपनी गलतियां ना करके इंडिया के अंदर ई कॉमर्स का बादशाह बन सकते थे, पर बहुत सारी गलतियां करी और उन्हें अनदेखा करा, जिसकी वजह से फेल हो गए। अब हम समझते हैं क्या गलतियां इन्होंने की, जिसकी वजह से आखिर में इन्हें इतना बड़ा फेलियर देखना पड़ा, और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग मिलती है। नंबर 1, फोकस्ड ऑन इन्वेस्टर्स मोर देन कस्टमर्स। इंडिया प्लाजा के फाउंडर्स एंड में जाते जाते बहुत ज्यादा इन्वेस्टर सेंट्रिक हो गए थे। उन्हें लग रहा था मार्केट में सस्टेन करने के लिए हमें सिर्फ फंडिंग की जरूरत है, वरना हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये पूरा ध्यान सिर्फ इन्वेस्टर्स के ऊपर दे रहे थे और कस्टमर्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया था इन्होंने। अगर ये चाहते तो कस्टमर्स के ऊपर ध्यान देके, उनसे बात करके, ये समझ के कि कस्टमर्स को इनकी कंपनी से चाहिए क्या है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स अपनी कंपनी में कर सकते थे, जिसकी वजह से ये शायद मार्केट में और ज्यादा टाइम रह पाते। पर इन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ इन्वेस्टर्स के ऊपर रखा, और वहां इन्वेस्टर्स से भी फंड नहीं आ पाया और कस्टमर्स भी चले गए। ये गलती हर एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टिंग फेज में करता है। उससे लगता है अगर हमारे स्टार्टअप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, इन्वेस्टर्स से और ज्यादा फंड्स रेज करना। सेल्स नहीं हो रही और फंड्स रेज कर लो, कस्टमर एक्वायर नहीं हो रहे और फंड्स रेज कर लो, इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज नहीं आ पा रहे हमारे पास और फंड्स रेज कर लो, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर अपना सारा ध्यान सिर्फ इन्वेस्टर के ऊपर डाल देता है। आप ये समझिए दोस्तों कि इन्वेस्टर आपको सिर्फ एक एड देता है, वो एड होता है मनी। उस मनी का सही यूज करके आपको कस्टमर को ही कैटर करना है, कस्टमर्स की नीड समझनी है, आपको ये देखना है कस्टमर्स को चाहिए क्या है एक कंपनी से। अगर आप कस्टमर को ही इग्नोर करोगे ना दोस्तों तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कस्टमर्स के ऊपर हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान दें और इन्वेस्टर को एक एड की तरह ही लेके चलें। नंबर 2, इग्नोर्ड कंपटीशन। इंडिया प्लाजा के फाउंडर के वेथी सुरन से जब एक बार पूछा गया कि आपके सबसे बड़े कंपटीशन कौन है, तो वो कहते हैं ऑफलाइन रिटेलर। उससे ये पता चलता है कि वो फ्यूचर प्लानिंग करके बैठे ही नहीं होते। उन्हें ये पता ही नहीं था कि फ्यूचर में कौन सी नई कंपनी आ जाएगी, कौन सा बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर आ जाएगा जिससे इंडिया प्लाजा को बहुत ज्यादा थ्रेट हो सकता है। और ये इनकी शायद सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जब 2012 के अंदर फ्लिपकार्ट और स्नैपडील आए, वो इंडिया प्लाजा जो गलतियां कर रहा था उनको ढंग से ऑब्जर्व करके, इंडिया प्लाजा को स्टडी करके, उनकी गलतियों से सीख के मार्केट के अंदर आया था, जिसकी वजह से ये दोनों कंपनियां बहुत तेजी से आगे निकलती जा रही थी। और वहीं इंडिया प्लाजा जिसने अपने कंपटीशन को इग्नोर किया था वो स्ट्रगल करता रह गया। इससे यही सीख मिलती है दोस्तों कि कंपटीशन को अगर आप इग्नोर करोगे ना तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। कंपटीशन की अच्छी चीजों से सीखना
बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना अगर आप मोनोपोली में भी हो ना दोस्तों, तो कंपटीशन आपसे कब आगे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा अगर आप कंपटीशन के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। कंपटीशन से अगर आपको एक एज चाहिए मार्केट के अंदर, उनसे हमेशा आगे रहना है, तो उनके हर मूव के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। वो क्या ऐसा नया कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, वो क्या ऐसा बेहतर कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो कब कंपटीशन आपसे आगे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने कंपटीशन पे ध्यान दो, उनकी अच्छी चीजें सीखो और उनकी गलत चीजों से भी सीख कर आगे बढ़ते जाओ। और नंबर 3, डिडंट चेंज विद चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स। अगर हम बात करें दोस्तों पुराने टाइम की, जब ना इंटरनेट था, डिजिटलाइजेशन बिल्कुल नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तब लोगों की, कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज्यादा सीमित थी, रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल नहीं थे क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। और वहीं अगर हम बात करें आज के टाइम की, जब इंटरनेट एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा है, डिजिटलाइजेशन अपने पीक पर है और ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तब जो ये न्यू एज कस्टमर्स हैं, इनकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स हर दिन चेंज होती हैं, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन नए इनोवेशंस आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स के साथ में आगे बढ़ना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। अगर हम बात करें इंडिया प्लाजा की, तो इंडिया प्लाजा चेंजिंग डायनेमिक्स को समझ ही नहीं पा रहा था। वो अपने पुराने अप्रोचेस पे अड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो रखा था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैश ऑन डिलीवरी की, तो उस टाइम पे जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए थे जैसे स्नैपडील और फ्लिपकार्ट, वो सब कैश ऑन डिलीवरी कस्टमर्स को दे रहे थे क्योंकि कस्टमर्स को उस टाइम पे चाहिए था कैश ऑन डिलीवरी, नहीं करनी थी उन्हें ऑनलाइन पेमेंट। वहीं इंडिया प्लाजा सोच रहा था कैश ऑन डिलीवरी से हमें सिर्फ लॉसेस होंगे और इसलिए नए चेंजिंग डायनेमिक्स को वो अडेप्ट कर ही नहीं रहा था। आज के टाइम पे दोस्तों अगर आपको सक्सेसफुल होना है, हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट को स्टडी करना। कस्टमर्स को चाहिए क्या है आपसे, अगर आप उनको इग्नोर करोगे ना तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए मार्केट के डायनेमिक्स को समझना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टडी करो, क्या रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर्स की, उन्हें समझो और उनके साथ ही काम करो। क्योंकि जैसे पानी की लहर होती है ना दोस्तों, अगर आप उसके साथ चलोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, और वहीं उस लहर के ऑपोजिट जाने की कोशिश करोगे ना तो डूब जाओगे। इसलिए उस लहर के साथ चलो, मार्केट डायनेमिक को समझो और आगे बढ़ते जाओ और सक्सेसफुल हो जाओ, वरना फेल हो जाओगे। तो ये थी दोस्तों इंडिया प्लाजा की स्टोरी, कैसे इंडिया प्लाजा शुरू हुई, कैसे इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी, जो इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भी थी, वो फेल हो गई अपनी कुछ गलतियों की वजह से, और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग मिलती है, ये सब डिस्कस करा हमने आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक बेहतर स्टोरी लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।